ठीक उसी तरीके से जो WTO के समय जो बातें कही गई थी वो बातें भी जुमला साबित हुई, वो बातें झूठ साबित हुई। जब से भारत WTO का मेंबर बना तब से लेके आज तक भारत में किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ती चली गई। ऑन रिकॉर्ड लगभग 4 से 5 लाख किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हुए हैं। WTO एक गिरोह है, मैं इसे संगठन नहीं बोलूंगा, एक गिरोह बोलूंगा। ये एक गिरोह है अमेरिका व यूरोप जैसे विकसित देशों और महाद्वीपों का। और केस का मुद्दा क्या था? केस का मुद्दा यह था कि गेहूं और धान पे जो भारत की सरकार अपने किसानों को MSP देती है, वो MSP WTO की पॉलिसीज यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के खिलाफ है। उस MSP को बंद किया जाए। सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, 12 से 15 जून तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO की बैठक आयोजित करी गई। आज यानी 15 तारीख उस बैठक का आखिरी दिन है। अगर हम एक बात समझें तो मोटा मोटा ये समझ में आएगा कि आज के दिन WTO पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर लगभग अपना कब्जा जमा चुका है। WTO की क्या गलत नीतियां हैं और उन गलत नीतियों से क्या किसानों को नुकसान हो रहा है, यह समझना हर किसान की जिम्मेदारी भी है और उसको समझना भी चाहिए। खासकर भारत जैसे विकासशील यानी डेवलपिंग कंट्रीज के किसानों को क्या नुकसान हो रहा है, यह समझना बड़ा आवश्यक है, अति आवश्यक है। पहले 1948 में GATT होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उसके बाद 1 जनवरी 1995 को भारत WTO में शामिल हो गया। WTO पे भारत ने साइन कर दिए। जब भारत ने WTO पे साइन किए तो उस समय यह कहा गया था कि WTO का मेंबर बनने के बाद भारत के जो कृषि उत्पाद हैं खासकर उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और भारत के किसानों की इनकम भी कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का मोदी जी का नारा जुमला साबित हुआ, ठीक उसी तरीके से जो WTO के समय जो बातें कही गई थी वो बातें भी जुमला साबित हुई, वो बातें झूठ साबित हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से भारत WTO का मेंबर बना तब से लेके आज तक भारत में किसानों की आत्महत्या लगातार बढ़ती चली गई। ऑन रिकॉर्ड लगभग 4 से 5 लाख किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हुए हैं। WTO एक बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, खासकर किसानों के लिए। जो WTO की पॉलिसीज हैं वो एंटी फार्मर हैं, खासकर विकासशील डेवलपिंग देशों के फार्मर्स के लिए। WTO एक गिरोह है, मैं इसे संगठन नहीं बोलूंगा, एक गिरोह बोलूंगा। ये एक गिरोह है अमेरिका व यूरोप जैसे विकसित देशों और महाद्वीपों का। WTO के बारे में क्यों समझना जरूरी है, मैं आपको 1-2 घटना बताता हूं। 2018 में अमेरिका ने WTO के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत भारत के खिलाफ केस कर रखा है। और केस का मुद्दा क्या था? केस का मुद्दा यह था कि गेहूं और धान पे जो भारत की सरकार अपने किसानों को MSP देती है, वो MSP WTO की पॉलिसीज यानी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के खिलाफ है। उस MSP को बंद किया जाए। इस मुद्दे पे अमेरिका ने भारत के खिलाफ केस किया। WTO के अंदर केस करने का एक मैकेनिज्म होता है जिसे शॉर्ट में बोला जाता है DSM, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। उसी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के खिलाफ अमेरिका ने यह केस किया। ठीक इसी तरीके से 2019 में ब्राजील, ग्वाटेमाला, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने गन्ने की खेती के ऊपर भारत के खिलाफ केस कर दिया WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में। और उसके बाद 13 और देश इस DSM में ज्वाइन कर गए। उनका यह कहना था कि जो भारत में गन्ना किसानों को FRP, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस और SAP, स्टेट एश्योर्ड प्राइसेस दिया जाता है, यह WTO के नियमों के खिलाफ है, इसलिए इसको बंद किया जाए। यह ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला और ब्राजील का आर्ग्यूमेंट था। और 2021 में जो उस डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल ने अपना जो फैसला सुनाया, वो फैसला भारत के खिलाफ सुनाया। उसके बाद भारत ने उस फैसले को दोबारा रिपील कर दिया। यदि भारत दोबारा से उस डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म में हार जाता है तो जो भारत के किसानों को मदद दी जा रही है उसको लेके एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। साथियों, WTO के बारे में यह समझना बड़ा जरूरी है कि 2001 में दोहा राउंड की बैठक शुरू हुई। उसकी पहली बैठक कतर के दोहा में हुई और उसका एजेंडा एक ही था कि किस तरीके से अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड जैसे विकसित देश दुनिया की खेती सेक्टर को अपने कब्जे में ले लें और विकासशील देशों को अपना गुलाम बना लें। यह उसका एजेंडा था। वो बार बार उसमें यह दबाव डाल रहे थे
कि जो भारत जैसे देशों में, भारत जैसे विकासशील देशों में जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग की जाती है फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि भारत में बड़े पैमाने पर गरीब लोग रहते हैं, उनको खाना मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो वो खाना मुहैया कराने के लिए जरूरी होता है कि सरकार पब्लिक स्टॉक होल्डिंग करे, सरकार बड़ी मात्रा में अनाज खरीदे ताकि वो गरीब लोगों को खाना मुहैया करा पाए, जैसे भारत में पीडीएस सिस्टम के माध्यम से दिया जाता है। तो विकसित देश शुरुआत से दबाव डाल रहे थे कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के तहत जो एमएसपी पे खरीद की जाती है इसको बंद किया जाए, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश उसका विरोध करते रहे। जब वो विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया और 2008 में आके वो बातचीत लगभग थम गई, बातचीत लगभग बंद हो गई, तो फिर 2013 में इंडोनेशिया के बाली में डब्ल्यूटीओ की बैठक होती है, जिसे बाली राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। और उस बाली राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस में एक पीस क्लॉज डाल दिया जाता है इस पूरी चीज को रोकने के लिए, इस पूरी चीज को, ताकि ये बातचीत बंद ना हो सके। वो पीस क्लॉज ये डाल दिया जाता है कि जो भारत जैसे विकासशील देश है, भारत जैसे विकासशील देश किसी भी फसल के टोटल उत्पादन का 10% एमएसपी पर खरीद सकते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, अपने देश के लोगों की फूड सिक्योरिटी खातिर। तो 2013 में बाली में वो पीस क्लोज डाल दिया गया। 2017 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में फिर से डब्ल्यूटीओ की बैठक होती है और उस डब्ल्यूटीओ की बैठक में अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने यह साफ कर दिया कि वो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के लिए छूट देने के पक्ष में नहीं है। भारत जैसे विकासशील देशों की ये अपील थी, ये उनका आर्ग्यूमेंट था कि जो 10% की लिमिट है इसको बढ़ाया जाए और इस लिमिट को परमानेंट कर दिया जाए विकासशील देशों के लिए, ताकि वो फूड सिक्योरिटी अपने लोगों के लिए सुनिश्चित कर सकें। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने उस बैठक में इसका विरोध कर दिया और यह बातचीत वहीं पर दोबारा से थम गई, दोबारा से रुक गई। साथियों, समझने की बात यह है कि आखिर ये माजरा क्या है, डब्ल्यूटीओ का खेल क्या है। और अब 12 से 15 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उसकी बैठक हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डब्ल्यूटीओ को डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया कि विकासशील देश लगातार गरीब होते चले जाएं और दुनिया के पूरे व्यापार पे, खासकर खेती के क्षेत्र पे, अमेरिका जैसे विकसित देशों का कब्जा हो जाए। डब्ल्यूटीओ के अंदर 3 तरह की सब्सिडी तय की गई। एक सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, दूसरी सब्सिडी एम्बर बॉक्स सब्सिडी, तीसरी सब्सिडी ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में जो सब्सिडीज आई उनके ऊपर किसी तरह की कोई लिमिट नहीं थी, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत कोई देश कितनी भी मदद अपने किसानों को दे सकता है। और एम्बर बॉक्स के ऊपर एक लिमिट लगा दी गई कि किसी भी फसल का जो टोटल प्रोडक्शन होगा उसका मात्र 10% ही गवर्नमेंट प्रोक्यूर कर सकती है एम्बर बॉक्स सब्सिडी के तहत। और ब्लू बॉक्स सब्सिडीज में वो सब्सिडी आई जो समय के साथ साथ सरकारों को बंद करनी थी। खेल समझने का यह है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत डब्ल्यूटीओ ने कहा कि जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा, चाहे वो इंश्योरेंस के नाम पे हो, चाहे किसी किसान की फैमिली वेलफेयर के नाम पे हो, वे सारी सब्सिडीज ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अमेरिका जैसे बड़े विकसित देश है, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, वो क्या करते हैं, वो अपने किसानों को भारी भरकम सब्सिडी देते हैं फसलों की बुआई के समय। मान लीजिए अमेरिका में किसी किसान ने अपनी फसल बो दी, तो वहां की सरकार बड़ी मात्रा में सब्सिडी डायरेक्ट उसके खाते में भेज देगी। अमेरिका में एक किसान को एवरेज 42 लाख रुपए की सब्सिडी सालाना दी जाती है, चाहे वो इंश्योरेंस के नाम पे हो, चाहे वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के नाम पे हो, चाहे उसके फैमिली वेलफेयर के नाम पे हो, एजुकेशन के नाम पे हो, किसी भी नाम पे हो। खेल यह है कि अमेरिका के जिस किसान को एक बार 42 लाख रुपए मिल गए, उस किसान को फिर इस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फसल किस रेट में खरीदी जा रही है, इसलिए वो बहुत सस्ते रेट पे अपनी सरकार को अपनी फसल दे देता है। अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे, कनाडा जैसे देशों की सरकारें फिर उस अनाज को पूरी दुनिया में भेजती हैं। और डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि ग्लोबल ट्रेड करना है और ग्लोबल ट्रेड में उसी का उत्पाद खरीदा जाना चाहिए जिसका उत्पाद सबसे सस्ता है। तो अमेरिका एक तरफ भारी भरकम, अमेरिका जैसे देश, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन, चाइना जैसे देश, ये भारी भरकम सब्सिडी अपने किसानों को देते हैं, सस्ते दामों पे उनका कृषि उत्पाद खरीदते हैं, फिर उसको भारत जैसे विकासशील देशों में भेज दिया जाता है और फिर ये दबाव बनाया जाता है कि डब्ल्यूटीओ के तहत आप इसको खरीदिए। समझने की बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी या मजबूत नहीं है, तो भारत ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत सब्सिडी नहीं दे सकता।
ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में तो ये होता है कि आपने फसल की बुआई कर दी, उसके बाद आपकी फसल हो ना हो, फसल बर्बाद हो जाए या कुछ भी हो, आपके खाते में सब्सिडी पहुंच जाएगी। इसलिए भारत में एम्बर बॉक्स सब्सिडी के तहत मदद दी जाती है। वो सब्सिडी क्या है कि भाई जितनी आपने फसल पैदा करी, जो आपका उत्पादन है कृषि का, उसको कुछ फसलों को भारत की सरकार एमएसपी के ऊपर खरीदती है। जैसे खासकर हरियाणा पंजाब में गेहूं और धान को खरीदा जाता है। अब की बार गेहूं का एमएसपी 2015 रुपया क्विंटल था, जो धान का एमएसपी जो पिछले सीजन में था वो 1960 रुपया क्विंटल था। तो भारत जैसे जो विकासशील देश है वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी के तहत अपने किसानों को एक तरीके की मदद करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, इस तरह की मदद पे डब्ल्यूटीओ के अंदर यह कानून बना दिया गया 2013 के बाली राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस में कि जो टोटल प्रोडक्शन है मात्र उसका 10% ही प्रोक्यूर कर सकते हैं। और जो ये देश हैं, जितने भी अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्राजील हो, ग्वाटेमाला हो, जो इन्होंने डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत जो केस कर रखे भारत के खिलाफ, उनमें इनका आर्ग्यूमेंट यह है कि भारत 10% से ज्यादा प्रोक्यूर एक तरीके से कर रहा है। साथियों, अब इसमें जो हमें एक बात जो समझनी चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कई बार आप सोचते भी होंगे, कुछ साल पहले भारत में गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल कम कर दी गई और भारत में गेहूं की जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा गेहूं की यहां पैदावार थी, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया से गेहूं मंगवाया गया। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हमारे यहाँ पे उनका पैदावार हो सकती है, उनका उत्पादन हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद वे बाहर से मंगवाई जाती है, उनका इंपोर्ट किया जाता है। ये सब डब्ल्यूटीओ के दबाव में होता है, ये सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दबाव में होता है। तो वो चालाकी ये करते हैं, उनको इस बात की नॉलेज है, विकसित देशों को इस बात की समझ है कि भाई अपना वो उत्पाद अपने किसान को तो सब्सिडी दे देते हैं बहुत भारी, उसके बाद सस्ते रेट में खरीदते हैं, भारत जैसे विकासशील देशों में भेज देते हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझिए, यदि भारत में किसी किसान को सरकार ये कहे कि भाई आप मान लीजिए 10 एकड़ के किसान हैं और आपको 7 से 8 लाख रुपए की सब्सिडी सालाना दे दी जाएगी, तो उसके बाद भारत के किसानों को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका गेहूं 2000 रुपए में खरीदा या 1800 या 1900 रुपए में खरीदा। लेकिन भारत के किसान की आमदनी कोई सब्सिडी मिलने से नहीं होती। भारत के किसान की आमदनी अपनी फसल, अपना कृषि उत्पाद बेचने से होती है। तो अमेरिका जैसे विकसित देश करते हैं कि 1100 रुपए 1200 रुपए में अपना गेहूं खरीदेंगे अपने किसान से। मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, 100 रुपए का ट्रांसपोर्ट लगा के भारत में भेज देंगे और यहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कहेंगे देखो भाई हमें तो उनका 1400 1500 रुपए में क्विंटल में गेहूं मिल रहा है, आप भी अपना इतने में ही दे दीजिए, अन्यथा हम उनका खरीद लेंगे। अमेरिका जैसे विकसित देश पूरी अर्थव्यवस्था के जाल को समझते हैं। उनकी फोकस, उनकी कोशिश हमेशा यह रहता है कि दूसरे देशों की करेंसी को अधिक से अधिक लाया जाए, ताकि इकोनॉमी के अंदर जब भी कभी जरूरत पड़े तो उसको मार्केट में उस करेंसी को ज्यादा डंप कर दें, उस करेंसी को डाउन कर दें। और डब्ल्यूटीओ के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आज भी जो कृषि उत्पादों के जो रेट जो उसमें मापे जाते हैं, तय किए जाते हैं, वो 1986 से 1988 के रेफरेंस के अनुसार ही तय किए जाते हैं। वो ये काउंट नहीं करते। भारत बार बार ये आर्ग्यूमेंट कर रहा है और ये आर्ग्यूमेंट होना भी चाहिए कि भाई 1986-88 में $1 1 यूरो के अंदर बहुत कम रुपए आते थे। उसके बाद रुपया लगातार डी इवेल्युएट होता गया, रुपए की वैल्यू लगातार गिरती चली गई और आज लगभग $1 में 78 रुपए के आसपास आ रहे हैं। उस समय 13-14 रुपए आते थे। तो समझने की बात यह है कि मान लीजिए आपने $100 किसी का दाम तय कर दिया, तो उस समय तो वो हो गए 1300 रुपए और आज के दिन वो हो गए 7800 रुपए। तो अगर आप किसी चीज को माप रहे हैं, आपस में किसी चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपका पैमाना तो एक होना चाहिए। जब आप उस चीज को मापे, कम से कम आप ये बात तो तय करें कि भाई जो रुपए की वैल्यू कितनी गिरी है, रुपया कितना डिवैल्यूएट हुआ है, उसको भी काउंट किया जाएगा। लेकिन सरकार डब्ल्यूटीओ ये नहीं कर रही है, विकसित देशों के दबाव में। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब डब्ल्यूटीओ जो ई कॉमर्स का क्षेत्र है, जो इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्शन है, उन जैसे मुद्दों पे भी चर्चा कर रहा है। ई कॉमर्स जैसे अमेजन जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं, जो अभी फ्लिपकार्ट है उसको पूरा वॉलमार्ट ने खरीद लिया। तो फूड रिटेल में कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ कर दी। तो अब उन जैसे बड़े बड़े जो संस्थान है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजन जैसी, वॉलमार्ट जैसी, वो भारत में खाने के क्षेत्र में भी, फूड रिटेल के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पे एंट्री कर रही हैं और धीरे धीरे करके पूरा वो इस कृषि क्षेत्र को कैप्चर करना चाह रही हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो 3 कृषि कानून आए थे, जो रद्द करा दिए गए, जो वापस लेने पे मजबूर कर दिया गया सरकार को, कहीं ना कहीं वो 3 कृषि कानून जिन सुधारों के नाम पे आए थे, वो सुधार, वो फ्री मार्केट, वो फ्री ट्रेड, वो मुक्त बाजार, वो मुक्त व्यापार, उसी डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ से निकलता है, जिस डब्ल्यूटीओ की मैं बात कर रहा हूं।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये सारे साथियों ये है कि आपको इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। जब आप समझेंगे, जब आप जागरूक होंगे, तभी आप आंदोलन कर पाएंगे। जब आप आंदोलन कर पाएंगे तो तभी आप जीत पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। तो जो ये WTO की बैठक हुई जिनेवा में अभी 12 से 15 जून के बीच में, भारत सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो भाई WTO के किसी भी तरह के उनकी द्वारा थोपी गई किसी भी चीज को नहीं मानेंगे और उनको आगे बढ़ के सरकार को अपने वो वादे पूरे करने चाहिए जो 2012 में मुख्यमंत्री मोदी जी ने किए थे जब वो मुख्यमंत्री होते थे, जिसमें वो MSP गारंटी कानून बनाने की बात करते थे। तो साथियों, आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।